इसहाक डार साहब की भी एक बड़ी मुलाकात हो गई मार्को रूबियो से, और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी दिया एक थिंक टैंक को जिसका बड़ा चर्चा है। उसमें उन्होंने बहुत सी बातें अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कही हैं। कल मैंने आपसे जब सवाल किया कि फेरिस क्या होगा, तो जवाब में आपने सबसे पहले टैरिफ और ट्रेड की ही बात की। तो जो हेडलाइन बनी है खबरों में वो यही है कि पाकिस्तान अब एड नहीं बल्कि ट्रेड को फोकियत देगा। तो सेठ साहब, क्या नताइज आने वाले दिनों में हो सकते हैं? क्योंकि इसहाक डार साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड डील है ये अब महीनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, दिनों की बात है। देखिए, बड़ा अच्छा ही बात है ना, बड़ी मेहनत की है पाकिस्तानियों ने, कमीशन बनाया, पूरी इसको एग्जामिन किया, रातों रात किया। इंडिया तो अभी समझ नहीं आ रही इंडियंस को हमने करना क्या है। हाँ। कभी आते हैं कभी जाते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि उन्होंने होमवर्क ही नहीं किया हुआ। उनका तो ख्याल था कि बात ही कोई नहीं है। हाँ। और हमने फौरन जल्दी से जाके होमवर्क कर लिया। अच्छा, एक और भी बात है ना, हमारा जो ट्रेड, हमारे छोटा तजारत है ना अमेरिका के साथ, लंबी चौड़ी नहीं है। इंडिया की तो बहुत बड़ी है। हाँ। तो इसलिए इंडिया के लिए होमवर्क भी बड़ा मुश्किल है। कितने आइटम्स हैं, कितना हमारे लिए इतने आइटम्स भी नहीं है। 8-10 आइटम है जो ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, और ये अमेरिका से इतने आइटम्स भी नहीं है जो हम इंपोर्ट करते हैं। मगर इंडिया तो बहुत बड़ी तजारत है विद अमेरिका। तो इसलिए आई थिंक हमारे लिए आसान था, और हमने फोकस भी इसके ऊपर किया, बिकॉज हमें पता था कि ये अमेरिका वाली बात बड़ी क्रिटिकल है। और अभी करें जबकि तल्लुकात अच्छे हैं और डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफ कर रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये पूरी तैयारी इन्होंने की भी थी, मोटी मोटी बात थी, इन्होंने कर दी जाके। और मुझे लगता है ऐसे ही है कि इन्होंने जो कंसेशन देनी थी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए वो इन्होंने दे दी है। बाकी अल्लाह खैर सल्ला। तो वेल डन डार साहब, वेल डन। लेकिन इतना सरेंडर तो नहीं कर देगा पाकिस्तान इंडोनेशिया की तरह के अपने ही इंटरेस्ट को भूल जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, थोड़ी बहुत रिडक्शन करने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हमारी। देखिए, रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का ये मतलब है कि जो अमेरिका से सामान आना है हमारे यहाँ, उसके ऊपर ड्यूटियां कम हो जाएगी। अच्छा। ठीक। अच्छा, मगर क्योंकि इंपोर्ट नहीं है अमेरिका से, इतनी लंबी चौड़ी इंपोर्ट नहीं है, तो थोड़ी बहुत ड्यूटियां कम भी हो जाती है, तो सो व्हाट। तो इतना ट्रेड इम्बैलेंस नहीं होगा। वेयर अगर हमारे ऊपर वो ड्यूटी जो है वो कम ना करते या बढ़ा देते, तो हमारे तो बहुत नुकसान हो जाना था। वी आर सो क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन आवर एक्सपोर्ट्स। तो इसलिए दैट इज द सिचुएशन। सो आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब एंड वेल डन। हसन बाजवा साहब, आफिया सिद्दीकी के बारे में क्या जानना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से? सेठी साहब, ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला अब दोबारा फ्रंट पे आ गया है इसहाक डार साहब के बयान से इन अमेरिका। तो ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ बताइए कि रियलिटी है क्या? क्योंकि ऑनलाइन बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है उनकी पर्सनल लाइफ से भी, कैसे उन्होंने छोड़ा अपने हस्बैंड को, बच्चों को, और जहाज पे गई, पढ़ी लिखी खातून। फिर उसके बाद इनके ऊपर जो चार्जेस अमेरिका में लगे वो टेररिज्म चार्जेस भी लगे और क्रिमिनल चार्जेस भी लगे। जो इनको कन्विक्शन हुई, किसी टेररिज्म चार्ज पे कन्विक्शन नहीं हुई। कन्विक्शन जो 4 काउंट में हुई वो क्रिमिनल केस है। तो इसके बारे में कुछ बताइएगा कि रियलिटी है क्या, और क्या ऐसी वजह थी कि 86 इयर्स की कैद इनको दी गई उधर अमेरिका में, और क्यों इतनी हाई प्रोफाइल केस है? कोई और क्यों नहीं ऐसा केस बन सका? ये ही क्यों बनी? ठीक है, मैं आपको बहुत मुख्तसर ब्रीफ दे देता हूँ, बाकी आप जाके ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। देखिए, आफिया सिद्दीकी साहिबा का जो ताल्लुक था अकॉर्डिंग टू CIA रिकॉर्ड, वो डॉक्टर खालिद शेख के साथ था, जो ग्वांटानामो बे में भी काफ़ी अरसा रहे। और खालिद शेख के साथ वो था, और ये MIT में थी, शादीशुदा थी, बच्चे थे, और ये इन्वॉल्व हो गई थी अलकायदा के साथ एज अ सपोर्टर एंड ऑल्सो हेल्पर। उसके सिलसिले में फिर इन्होंने नौकरी छोड़ के ये वापस पाकिस्तान आ गई, क्योंकि यहाँ से उनका अलकायदा का ऑपरेशन हो रहे थे, और यहाँ आके शी वाज एक्टिंग एज अ गो बिटवीन एंड एक्टिंग एज अ सप्लायर। अच्छा, उस सिलसिले में CIA जो थी उसको पता चला कि एक आफिया सिद्दीकी हैं जो कि ये काम कर रही हैं, जबकि उन्होंने ग्वांटानामो बे में बहुत से लोगों को इंटरोगेट किया, तो ये पता चला। तो वो फिर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ मिलके इसको तलाश करने पाकिस्तान उनकी टीम आई। यहाँ उन्होंने इसको लोकेट कर लिया। ये पहले इस्लामाबाद में थी, फिर ये कराची चली गई, और वहाँ इनकी रिहाइश थी, और उसको लोकेट कर लिया। ये कोई 2003 की बात है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ये गायब हो गई अपने बच्चों के साथ कराची से, और शक ये था कि शायद इसको CIA और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर इसको उठा लिया और इसको हैंड ओवर कर दिया टू CIA। उसके बाद ये कुछ अरसा नजर नहीं आई, और फिर एकदम पता ये चला कि ये CIA की कस्टडी में थे, इनको अफगानिस्तान ले गए थे, वहाँ इसकी तफ्तीश वगैरह हुई, और वहाँ CIA ने इनको कन्विंस किया कि आप डबल एजेंट बन जाए, आप अलकायदा इन्फिल्ट्रेट, आपके तो है तल्लुकात,
तो आप हमारी तरफ से आप डबल एजेंट बन के इन्फिल्ट्रेटेड हैं आप, तो हमें इंफॉर्मेशन दें। तो इसने अपनी जान छुड़ाई ये बात मान के कि ठीक है मैं डबल एजेंट बन जाती, और ये फिर इनको रिलीज कर दिया गया। मगर जब इनको रिलीज किया गया तो ये अपने वादे पे ना उतरी, और ये इन्होंने कोई डबल एजेंसी नहीं की, और इन्होंने इनफैक्ट अलकायदा को इंफॉर्मेशन देनी शुरू। तो एक दिन ये काबुल में इनको CIA ने फिर पकड़ लिया और कहा कि तुम कहाँ गायब होगी, तुमने हमारे से रब्ता ही कोई नहीं किया। और जब उस इंटेरोगेशन हो रही थी इसकी भाई क्या हुआ, तो इसने अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड इसने वहाँ CIA एजेंट्स की कुछ राइफल्स पड़ी हुई थी जमीन पे और वो इंटरोगेट कर रही थी। इसने जल्दी से एक राइफल उठा के और फायर मारने की कोशिश की, और वो फायर जो था अफरा तफरी में एक एजेंट के किसी टांग वांग में लग गया। उन्होंने इसको पकड़ लिया और फिर इन्होंने इसको माफ नहीं किया, और वो वहां से इनकी कहानी शुरू होती है। अब बात यह है कि ये तो वो प्रूव नहीं कर सके कि ये टेररिस्ट थी, बिकॉज अगर टेररिस्ट ये कहते तो फिर ये भी बताना पड़ता कि हमारे लिए भी काम कर रही थी या हमने इसको रिक्रूट किया था। तो इसलिए वो टेररिज्म का चार्ज CIA ने नहीं लगाया, और फिर टेररिज्म के लिए कोई एविडेंस भी चाहिए होती है कि इसके पास से ये बारूद मिला, ये हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था उनके लिए। मगर जो चीज़ जिसके ऊपर एविडेंस थी उनके पास वो ये थी कि इसने बंदूक उठा के और गोली मारी थी एक CIA एजेंट। तो उन्होंने बेसिकली मेरा बिहाइंड द सीन्स जज वगैरह को बता दिया होगा कि है क्या, मगर जहाँ तक कानून का तकाजा था वहाँ इन्होंने क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए, और ये इस किस्म के क्रिमिनल चार्जेस अटेम्प्ट टू मर्डर CIA और अमेरिकन ऑफिशियल। इसलिए फिर और उनको इतनी लंबी चौड़ी सजा हुई। सिर्फ ये नहीं कि आपने गोली चलाई, ये कि आपने CIA के लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई। तो CIA और हमारे दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो वो माफ नहीं करती किसी अपने एजेंट को जो कि उनके खिलाफ हो जाए, या कि अपना बंदा और उनके खिलाफ हो जाए, और जिसको उन्होंने खिलाया पिलाया हो या उसको माफ किया हो या उसको कोई सहूलत दी हो, और वो फिर जाके इनके साथ बिट्रे करे इनको, तो फिर वो कभी नहीं माफ करते। बिकॉज ये हर डबल एजेंट के लिए, हर एक के लिए एक सबक होता है। तो इसीलिए आफिया को माफ नहीं किया उन्होंने और सख्ती से उसको रखा हुआ है। ये तो होगी उसकी छोटी सी कहानी। इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने थद्दी है डॉक्यूमेंट्स की ऑफ recordings and evidence that was presented in court, जिसमें मैंने सारी मोस्टली वो मैंने पढ़ी थी पुराने ज़माने में 10-20 साल पहले जब ये सब कुछ हुआ। तो अब बात ये है कि ये डार साहब ने जो जिक्र किया ये एक तरफ तो डार साहब ने उनका हवाला दिया है और वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो है भी और नहीं भी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो ये नहीं कह रहे थे कि वो गिल्टी है, वो यही कह रहे थे कि देखिए हम मदाखलत नहीं करते हैं। हमने हमारी तरफ से जो मदाखलत नहीं, जो इंटरवेंशन हुई है, मदाखलत नहीं कह सकते उसको आप, हमारी तरफ से जो पेशकदमी हुई है डॉक्टर आफिया के बारे में, वो ये हुई है कि हमने उनको अमेरिकन को कह के काउंसलर एक्सेस दिया, तो इनकी बहन को फैसिलिटेट किया कि वो जाके मिले उनको, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारी एम्बेसी काफ़ी बिजी रही है कुछ साल पहले इन चीज़ों में। मगर इसके अलावा भी अभी भी हम अमेरिका को ये कह रहे हैं कि आप इसको छोड़ दें, और मर्सी पिटिशन हमारी तरफ से और इसकी बहन की तरफ से गई थी टू प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी जी। और अभी भी अब जो लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि अदालत, पाकिस्तान की अदालत ने, एक जज साहब है, उन्होंने ये हुक्म किया था कि शहबाज शरीफ साहब आके बताएं कि क्या कर रहे हैं आफिया के बारे में, आपने कुछ किया, उसकी हेल्प करी है, आपने क्या नेगोशिएशंस की हैं अमेरिकनों के साथ वगैरह। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में अब चल रहा है, और उस सिलसिले में जज साहब ने जब ये कहा कि जी हमें बताएं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। वो क्या रिस्पांस देते कि वो तो अमेरिकनों के साथ बात भी कर रहे थे और शर्मिंदगी भी सी कि हम कर क्या सकते हैं। तो थोड़ी डिले हो गई, तो जज साहब ने कंटेम्प्ट नोटिस कर दिए कि जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस, और कैबिनेट के खिलाफ, कि हमें आपसे कहा था कि कैबिनेट में डिस्कस करके हमें बताएं क्या कर रहे हैं आपके आफिया के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक रिलीजियस लॉबी तो है ना, जो कि ये कहती है कि उसको रिहा करवाया जाए, उसको पाकिस्तान लाया जाए एंड सो ऑन। जज साहब अभी भी गरज रहे हैं, वो कहते हैं बताएं मुझे ये है वो है। और अब ये एक कमेटी बना दी है शहबाज शरीफ साहब ने कि जो सवाल मसले हैं सारे आफिया के बारे में उसको निपटा जाए, उसको देखा जाए। तो ये है करंट सिचुएशन। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान
को ये डील करनी चाहिए कि आप शकील अफरीदी ले लें और हमें आफिया दे दें। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अमेरिकन CIA माफ करने के लिए तैयार नहीं है जी। आफिया को, इसी तरीके से हमारी एजेंसियां भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है शकील को। तो ये एजेंसियां ऐसी होती हैं, उनसे माफी की तवक्को मत किया करें जब वो समझती हैं कि उनको नुकसान पहुंचाया गया है, किसी ने उनको नुकसान पहुंचाया। तो शकील अफरीदी का केस भी उसी किस्म का है। अमेरिकन कांग्रेसमैन कॉन्स्टेंटली जब भी यहाँ आते हैं वो आके कहते हैं कि जी शकील अफरीदी दे दो सानू, और ये कि आगे से कहते हैं जी हम क्या करें, वो तो केसेस अदालतों में हैं। तो इसलिए ये दिस इज वेयर द गेम इज राइट नाउ। ठीक है, वो और भी उस इंटरव्यू में बहुत सी अहम बातें थी, खुसूसन पाक इंडिया ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन ये बात ऐसी कंट्रोवर्शियल बनी कि सोशल मीडिया पर छाई रही। कनाडा से रेहान गुल साहब क्या जानना चाह रहे हैं सेठी साहब से? पिछले दिनों आपने काफी डिस्कशन की है इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए एज कम्पेयर टू इंडिया? आप फिर कहेंगे कि चूंकि चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर के इश्यूज हैं, टेरिटोरियल इश्यूज हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ चाइना की कोई इशू नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर चाइना। लेकिन जैसे कि इंडिया की कोशिश है कि चाइना के साथ अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर ले, तो अगर इंडिया ने चाइना के साथ डिस्प्यूट्स टेरिटोरियल रिजॉल्व कर दिए, तो क्या उसके बावजूद भी पाकिस्तान ज्यादा अहम रहेगा चाइना के लिए? और अगर रहेगा तो फिर उसकी वजूहात क्या हैं? क्यों पाकिस्तान इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए, जबकि पाकिस्तान के मुकाबले में वेस्ट भी इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी इकोनॉमी और उसका साइज सब पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, थ्योरेटिकली एटलीस्ट। तो चाइना क्यों नहीं चाहेगा कि इंडिया उसकी जोली में गिरे और कोई थ्रेट इंडिया की शक्ल में चाइना के लिए बाकी न रहे? तो अगर चाइना और इंडिया के ताल्लुकात नॉर्मल हो गए तो फिर पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? क्योंकि पिछले दिनों जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ था तो सुना है कि चाइना ने काफी हेल्प की थी पाकिस्तान की, और अगर इस किस्म की चीज दोबारा हो गई तो क्या चाइना की हेल्प के बगैर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मुकाबला होगा तो क्या उसका अंजाम वैसा ही होगा जो मई में हुआ था या कोई डिफरेंट होगा? बॉटम लाइन ये है कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अगर नॉर्मल हो गए तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? पहली बात तो यह कि आप कैसे कह सकते हैं, आप ये कहेंगे कि मैं क्या कहूँगा? पहले मुझे कहने तो थे, कहने तो दें मुझे पहले ही आपने मुझे नॉकआउट कर दिया। आप ये कहेंगे, अरे भाई मैं वो नहीं कह रहा, मैं कुछ और कहने वाला हूं। देखिए, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स होती है ना, इस वक्त जो मेजर पॉलिटिक्स है वो अमेरिका चाइना की है, वो इंडिया चाइना की और पाकिस्तान चाइना की और इंडिया पाकिस्तान की नहीं है। इंडिया इस वक्त अमेरिकन कैंप में है, पाकिस्तान चाइना के कैंप में। दो मुख्तलिफ कैंप्स हैं। इंडिया के जो तल्लुकात हैं चाइना के साथ वो खराब इसलिए हुए हैं कि इंडिया अपने आप को समझता था कि ये साउथ एशिया की जो रीजन है ये बड़ा भाई है, यहाँ ये कंट्रोल करेगा। वो अपने आप को एक ग्रेट पावर बना रहा था और इसीलिए उसने ये सारी रीजन के अंदर बुली कर रहा था सबको, छोटे मुल्कों को भी और फिर पाकिस्तान को भी, कि आप होते कौन है और सार्क हमारी है, जो हम चाहेंगे वो होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इंडिया की भी जो एस्पिरेशन है कि ग्रेट पावर, हम बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, ग्रेट पावर। और प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक रीजन के अंदर दो ग्रेट पावर्स नहीं हो सकते, एक ही ग्रेट पावर होता है। अगर इंडिया का यह ख्याल था कि वो साउथ एशिया के अंदर हेजेमनी ले ले, सबको डोमिनेट कर लेगा, तो उसके रास्ते में दो रुकावटें थी और इसीलिए वो फेल हो गया। मगर उसने कोशिश पूरी की। एक ये है कि पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया कि हम आपको नहीं बनने देंगे ग्रेट पावर इस रीजन में, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो हम लड़ेंगे आपके साथ। मगर बाकी सारे जो मुल्क थे साउथ एशिया के, वो इंडिया के साथ खड़े थे, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। 1962 में इंडिया और चाइना की जंग शुरू हो गई, बहुत खतरनाक जंग थी। उस वक्त इंडिया नॉन अलाइन था और पाकिस्तान जो था उस वक्त पूरे अमेरिकन कैंप में था। तो उस वक्त तो पाकिस्तान चाइना के खास तल्लुकात कोई नहीं थे, अमेरिका पाकिस्तान के थे। अयूब खान साहब का जमाना था, इधर नेहरू का जमाना था इंडिया में, और इंडिया और चाइना उस वक्त भाई भाई कहते थे। ये उस वक्त का स्लोगन है, इंडिया चाइना भाई भाई।
नेहरू और सुख और चू एन लाई एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठते थे नॉन अलाइंड को। इन्होंने नॉन अलाइंड बनाई, इन्होंने मिलके थी, चू एन लाई, सुकार्नो, टीटो, नेहरू, नासर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि वो जो दिन थे और नॉन अलाइंड मूवमेंट था, इधर था अमेरिकन ब्लॉक, इधर था रशियन ब्लॉक या सोवियत यूनियन का ब्लॉक, और बीच में था नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड में इंडिया भी था और चाइना भी था, पाकिस्तान उधर था अमेरिका के कैंप में। मगर हुआ ये कि वो अब जमाना खत्म हो गया है। पाकिस्तान जो कि अमेरिका के कैंप में सारा हट के चाइना के कैंप में आ गया है, बिकॉज अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया और हमारे लेट डाउन बहुत किया और सैंक्शंस लगाए हमारे ऊपर, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। और इंडिया अपनी नॉन अलाइंड से हट के अमेरिका के कैंप में चला गया है। यही जो क्वाड है, यही सारा कुछ है। चाइना के खिलाफ एक महाज बना हुआ है। तो इंडिया जब उधर चला गया तो फिर चाइना और इंडिया के तो मामले तो खराब ही होने थे ना, तो और हमारे बेहतर होने थे। तो एक रीजन कि इंडिया और चाइना के तल्लुकात वो नहीं बन रहे जो कि 1962 में थे या उससे पहले थे, बिफोर दिस लड़ाई जब हुई ऑन द बॉर्डर इश्यू। दूसरी चीज ये कि अब क्योंकि पाकिस्तान चाइना के कैंप में है तो चाइना आपकी मिलिट्री मदद भी कर रहा है, और चाइना को रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के लिए सिपेक की भी जरूरत थी, इसीलिए, और ग्वादर की जरूरत है। चाइना का जो नेवल स्ट्रेटजी है ना, वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को कैसे आप तर्जुमा करेंगी आयशा? मोतियों का हार। मोतियों का हार। कौन से मोती हैं उनके जो उनकी स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं? उनकी मोतियों के अंदर श्रीलंका की पोर्ट भी है और ग्वादर भी है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए चाइना को हमने ग्वादर दे दिया था कि आप करें हम। मगर ग्वादर की डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुई कि हम अपनी जो हमने सिपेक को जो चलाना था और प्रोटेक्शन जो देनी थी चाइना को, वो हम दे नहीं सके। और उसकी वजह यही थी कि इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलकर ये फैसला किया कि हमने चाइना को डिफीट करना है इन पाकिस्तान, और ग्वादर को हमने नहीं चलने देना। क्योंकि ग्वादर को चलने दिया तो फिर चाइना की जो ब्लू वाटर नेवी है ना, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह सारे आके ग्वादर में आके लगे और ये गल्फ के ऊपर आके बैठ जाएगा, तो फिर हमारा जो मोनोपोली है ओवर द कंट्रोल ऑफ द गल्फ वो चली जाएगी। स्पेशली जब से ईरान और चाइना के तल्लुकात बेहतर होने शुरू हुए। तो रीजन है कि अब इंडिया चाइना के कैंप में नहीं जा सकता। इंडिया नॉर्मलाइज कर सकता है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इंडिया अभी तैयारी करे कि अपने बॉर्डर इश्यू चाइना के साथ सेटल करे, मगर वो नहीं करेगा। वो अरुणाचल प्रदेश नहीं देगा चाइना को, और तजारत होगी उसमें चाइना का ज्यादा फायदा, बिकॉज चाइना $150 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। इंडिया तो बहुत थोड़ा देता है, मगर इंडिया को चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर इंडिया अब उन ग्रुप्स में भी चला गया जहां चाइना बैठा हुआ है। तो अब चाइना की ग्रेट पावर हेजेमनी है इस एरिया में, और इंडिया कोशिश कर रहा है उसको अंडरमाइन करने के लिए, एंड इंडिया साइडिंग विद अमेरिका। तो इसलिए चाइना विल स्टे विद पाकिस्तान, पाकिस्तान विल स्टे विद चाइना। तजारतें होंगी, तजारत जो है वो सबके फायदे पे होती है, तो इसलिए इंडिया कोशिश करेगा कि थोड़ी जी नॉर्मलाइजेशन करे। क्यों? ताकि जैसे आपने कहा कि वो चाहेगा कि कल अगली दफा जब पाकिस्तान की कोई इंडिया के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं तो चाइना खुल के पाकिस्तान की मदद ना करे। मगर मैं आपको बता दूं, चाइना खुल के मदद करेगा। चाइना की स्ट्रेटजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस ट्रेड बिजनेस। तो इसलिए China will always support Pakistan, and Pakistan is critical to China's strategy in going into Central Asia and from there into Europe and the Road and Belt Initiative. तो इसका मतलब ऐसा कोई मामला ही नहीं होगा कि चाइना की हेल्प ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत में तो BCCI को आड़े हाथों लिया जा रहा है। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, उस पर तो हम सेठी साहब से उनका एनालिसिस जानेंगे कि आखिर क्या वजह हुई BCCI एक तरफ और नेशनल इंटरेस्ट को दूसरी तरफ रखना पड़ा अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। बट इससे पहले, आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले, हम एक ऐसे मकाम पे थे जब जो ACC की बोर्ड मीटिंग थी जिसको होस्ट मोहसिन नकवी साहब ने करना था, उसका इनेकाद भी खतरे में लग रहा था, और उसके बाद यूं लग रहा था जैसे ACC टूर्नामेंट का इनेकाद भी खटाई में है। सेठी साहब ने अपने एनालिसिस में कुछ ऐसे सजेशंस दिए थे जिनको बाद में फॉलो किया गया, तो तब जाके ये मुद्दा हल हुआ। पहले आपको सुनाते हैं सेठी साहब ने क्या कहा था। अफगानिस्तान को तोड़ना चाहिए आपको, और वो तोड़ भी सकते हैं आप। टॉक टू द तालिबान, उन्हें कहे जी ये सिचुएशन है, वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट है कंप्लीटली ऑन इंडिया, BCCI। तो अगर पाकिस्तान थोड़ी हलचल करे तो अफगानिस्तान को दूर कर सकता है, मगर उसके लिए पाकिस्तान को काबुल में भी बात करनी पड़ेगी। काबुल से एक इशारा हो
कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सीधे हो जाएंगे, सीधे पाकिस्तान के साथ आ जाए। तो ये भी वही मसला है, पाकिस्तान को अपने तल्लुकात जो हैं, दे हैव टू इम्प्रूव द रिलेशंस विद द अफगान गवर्नमेंट, एंड नाउ दैट दे हैव गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश, उन्होंने देख ही लिया कि आपके साथ आ गए ऑन क्रिकेट ऑल्सो, तो ये अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करना इज नॉट डिफिकल्ट। जी सेठ साहब, देखें आपने क्लियरली बोला कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए इस सिचुएशन में जहां भारत अवॉइड कर रहा था किसी न किसी तरह से डिस्क्रेडिट करने के लिए एसीसी को। उसके फौरी बाद हमने देखा पीर के दिन से मोहसिन नकवी साहब के विजिट स्टार्ट हुए, पहले वो काबुल गए और उसके बाद उन्होंने ढाका तक का विजिट किया, और उसके बाद हमने देखा एक कीमियाई तब्दीली रूनुमा हुई, एसीसी का इजलास भी हो गया, उसमें भारत की शिरकत भी होगी, और आज मोहसिन नकवी साहब ने इतने शादान पुरमसरत चेहरे के साथ शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया और बता दिया कि कब कब मैचेस होने जा रहे हैं, और उन्होंने कहा मजीद भी आगे सेकंड फेज में मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, यूएई में होने जा रहा है ये टूर्नामेंट। क्रेडिट आप किसको देते हैं, इसका? क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को देना चाहिए कि एक मेरी तजवीज़ थी कि आप अफगानिस्तान जाएं और अफगान हुकूमत से बात करें। उस वक्त मैंने आपको डिटेल्स नहीं दिए थे, जो डिटेल्स मोहसिन नकवी साहब के पास थे जब उन्होंने ये फैसला किया कि अच्छा आइडिया है, अफगानिस्तान जाना चाहिए और बात करनी चाहिए। दरअसल उनकी जो मीटिंग हुई वो सिराज हकानी साहब से हुई, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं। सिराज के जो भाई हैं उनका नाम है अनस हकानी जी। अनस हकानी जो हैं वो हैं इस वक्त डिफैक्टो हेड ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट। कुछ उनकी तस्वीरें वीडियोस वगैरह भी चली हैं कि वो क्रिकेटर्स के साथ बैठ के सलाम दुआ ले रहे हैं, खाने खा रहे हैं। उसके ऊपर कुछ अफगानिस्तान के जो तनकीदी जायजा लेते हैं लोग, जो लिबरल लोग हैं जो तालिबान के खिलाफ है, उन्होंने मुहिम भी चलाई कि देखो यार ये अफगानिस्तान कितने चलाकियां कर रहे हैं, अब क्रिकेट को का सहारा लेके अपने आप को लेजिटिमाइज करना चाहते हैं, अपना एक सॉफ्ट इमेज दिखाना चाहते हैं, और ये क्रिकेटर्स जो हैं ये आगे लाइन लग के उनके आगे चले गए। तो मैंने ये सजेशन दी थी कि मैं अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को और उनकी क्रिकेट मैनेजमेंट को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं पीसीबी में अभी आया था 2023 के शुरू में, तो उस वक्त मैं अफगानिस्तान की टीम को मैंने 3 मैचेस दिए थे, जब कि मेरी इनके साथ डिटेल में गपशप हुई और मीटिंग हुई, और मुझे ये एहसास हुआ कि ये बिल्कुल इंडिया पे डिपेंडेंट है, और इंडिया जो है इनका हमेशा इनका वोट इंडिया के साथ रहेगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग भी इनकी इंडिया में होती है, खाना पीना भी इनका इंडिया में है, क्योंकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उस वक्त कोई सपोर्ट नहीं कर रही थी अपनी क्रिकेट टीम को। वो तो समझते थे कि दिस इज अ कॉलोनियल गेम एंड सो ऑन, और ये बेचारे जो थे ये धर्मशाला में इनके कैंप शैम्प लगते थे, इनका खाना पीना, रोना, कपड़े शपड़े ये सारे इंडिया प्रोवाइड करता था, तो इसलिए दे वर इन डिफिकल्टीज। और इन्होंने जब मुझे कहा कि जी आप हमारे साथ कोई मैचेस खेल लें और हमें पैसे 4 बना लें ताकि हम सरवाइव कर सकें, तो मैंने कहा वेरी गुड आइडिया, दोस्ती होनी चाहिए, और इनको 3 मैचेस दिए जिसमें इन्होंने $1-2 मिलियन कमा लिए, और विच वाज आवर वे ऑफ सपोर्टिंग देम। और मैंने इससे कबल के मैंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से भी रब्ता किया और मैंने कहा जी ये करना चाहिए हमें, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप सपोर्ट करें इनको। तो दैट इज हाउ दैट द सीरीज केम अबाउट। तो मैं इनको जानता हूँ, इनके अंदर जो इनका मैनेजर है, जो ऑफिशियल प्रोफेशनल मैनेजर है, जो कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करता है, वो जो है वो नसीर खान ज़दरान, तो वो जो है वो बेसिकली वही कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं, उनको अंग्रेजी वेजी आती है, बाकी तो बेचारे जो है उनको जैसे हमारे हैं उनको अंग्रेजी वेजी नहीं आती थी, मगर ये साहब नेगोशिएट करते हैं। और मुझे ये पता चला कि जो पुलिस एकेडमी अफगानिस्तान में जो है, जो मेरी रिसर्च थी, खालिद ज़दरान वो पुलिस एकेडमी के हेड है। अच्छा। वहाँ काबुल में, और ये अनस साहब जो है, अनस हकानी, ये हेड है ऑफ क्रिकेट। अच्छा। तो मुझे समझ आ गई कि ये लिंक है बिटवीन द क्रिकेट बोर्ड के ज़दरान साहब और उधर अनस साहब और खालिद ज़दरान साहब जो कि पुलिस एकेडमी के हेड है। तो मैंने इसीलिए ये सजेशन दी थी कि आप अफगानिस्तान जाएं, वहाँ बात करें, और वो अपनी टीम को हुक्म देंगे कि आप पाकिस्तान का साथ दें। एंड आई थिंक मोहसिन नकवी साहब ने जाके वहाँ यही बात की है और कामयाब हुए, और यही पैगाम चला गया अफगानिस्तान की टीम को, और अफगानिस्तान की टीम ने फिर इंडिया को ये मेरा ख्याल है बता दिया होगा कि हमें तो ऑर्डर्स हैं कि हम इस वक्त एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है उसके अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तो अब हम भी बांग्लादेश जाना चाहेंगे। पहले तो वो जो बात इंडिया कहता था वही करते थे। तो मेरा ख्याल है इंडिया ने जब ये देखा कि अब सिर्फ श्रीलंका रह गया और कोई साथ नहीं है,
ओमान तो है नहीं, तो फिर क्योंकि अफगानिस्तान इज वेरी क्रिटिकल, उसकी वजह इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान की टीम जो है राइट एट द टॉप, इतनी स्ट्रांग टीम है अफगानिस्तान की, लोग इसको समझ नहीं आ रही लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पैशन है, बहुत जज्बा है और बड़ी जबरदस्त प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं वो। और वो ऐसे जैसे कि विद वेंजेंस खेलते हैं, जैसे हम इंडिया के खिलाफ खेलते हैं ना ऐसे करके, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ ऐसे करके खेलता है। तो ये मैंने खुद देखा है और आपने भी देखा है। और वो लड़ाई झगड़े जैसे हमारे इंडिया के साथ होते हैं वैसे अफगानिस्तान के साथ भी उसी किस्म के मसले पहले चल रहे थे। शारजा के अंदर आपको याद होगा क्या हुआ था, एक जब अफगानिस्तान जीता था तो उसके बाद काफी शोर शराबा हुआ था। तो मैं ये इसलिए आई थिंक इट्स बीन वेरी गुड स्ट्रेटजी। मोहसिन नकवी साहब वेल डन, आपने जाके मना लिया, इन सबको बुलवा लिया। और ठीक है, राजीव शुक्ला साहब खुद बांग्लादेश नहीं आए क्योंकि उन्होंने पहले ऐलान कर दिया हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मगर उन्हें इस बात का जब एहसास हुआ कि अब गेम हाथ से निकलती जा रही है और 1 बाय 1 जो लोग हैं वो चाहते हैं एशिया कप हो, और अगर हम तावन नहीं करेंगे तो एशिया कप नहीं होगा। एशिया कप नहीं होगा तो ये छोटे मुल्क जो है इनको पैसे कुछ नहीं मिलते, और पैसे जो आते हैं एशिया कप में वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के आते हैं। सो आई थिंक दैट ये प्रेशर वी शुड यूज एंड वी हैव यूज्ड कि ये सबको अपने साथ लेके चले, ताकि सारी गेम जो है ना स्वाय इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड्स, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के पास कोई पैसा वैसा कोई नहीं, सारे जो है ना बैंकरप्ट है। ये श्रीलंकन के पास भी कुछ नहीं है, बांग्लादेश के पास भी कुछ नहीं है। एंड सो इनके लिए ये बड़े मैचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको 4 पैसे मिल जाते हैं फ्रॉम ऑल दिस, और वो पैसे आते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से। तो आई थिंक इंडिया लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ सम ऑफ दीज पीपल। इन्होंने उनको कहा कि देखें ये एशिया कप होना चाहिए और पाकिस्तान को खेलना चाहिए और आपको भी पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए, नहीं तो एशिया कप चला जाएगा और हमारे सारे लोग जो है छोड़ जाएंगे। तो इसलिए आई थिंक इस किस्म की पॉलिटिक्स वाज प्रिवेल्ड एंड आई थिंक मोहसिन नकवी डिड अ ग्रेट जॉब। और वो इंडिया को आइसोलेट करने में कामयाब हुए, जिसके बाद हमने ये देखा कि 4 ना 4 भारत को आना ही पड़ा और फिर शेड्यूल का ऐलान भी हो गया। लेकिन सिट साहब, ये शेड्यूल का ऐलान 26 जुलाई को हुआ है, जब भारत में कारगिल विक्ट्री डे मनाया जा रहा है और बकौल मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ऐसे में क्वेश्चनिंग हो रही है इंडियन मीडिया में बीसीसीआई से कि इसकी मॉरल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी प्लेइंग विद पाकिस्तान ड्यूरिंग वॉर टाइम्स। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ क्यों ये कहा जा रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आपको रेवेन्यू बहुत प्यारा है? देखिए, बीसीसीआई जो है ना वो एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर का इदारा है, अभी तक वो गवर्नमेंट का इदारा नहीं है। तो बीसीसीआई की तरफ से भी ये कोशिश होती है कि हम खेलें और 4 पैसे बनाएं, बिकॉज मनी सब पैसे के पीछे ही है सारी गेम। और बाय द वे इट्स अरबों रुपए की गेम है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये गेम है। तो इसलिए प्रेशर तो बीसीसीआई की तरफ से भी होगा कि वी कांट अवॉइड। हम हमेशा कहते हैं, अब पाकिस्तान ने जब ये कह दिया कि हम इंडिया नहीं आएंगे खेलने के लिए, तो फिर दुबई रह गया था और दुबई वाले बड़ी लॉबिंग कर रहे थे कि हमारे यहाँ ही खेले, हमेशा करते हैं, बिकॉज उनके पास बड़े गजब के स्टेडियम है और प्रैक्टिस कराए, पिछे सब कुछ है, और वो चाहते हैं कि वहाँ आके खेलें और उनके स्टेडियम किराए पे चढ़ाए जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो भी काफी लॉबिंग करते हैं। मैंने देखा था कि पिछले ये जब ये लोग सब वहाँ गए हैं तो हमारा पीसीबी में एक हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते थे सुभान साहब, और सुभान साहब इस वक्त इज वर्किंग विद द यूएई क्रिकेट बोर्ड, और सुभान भी वहाँ पहुंचे हुए थे बांग्लादेश। तो मैं समझता हूँ कि वेल डन एवरीबॉडी कि आपने मिलके ये सारा कुछ स्विंग कर दिया। यूएई में होगा, यूएई का भी फायदा है, यूएई क्रिकेट बोर्ड का भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है, बाकी छोटे मुल्कों का भी फायदा है, तो इंडिया को हैड टू कंसीड। तो इस किस्म की अब क्योंकि पॉलिटिक्स चल रही है तो यू आल्सो हैव टू प्ले पॉलिटिक्स। ठीक है, तो क्रेडिट देते हैं आप मोहसिन नकवी साहब को। तो मोहसिन नकवी साहब का एक और बात में भी क्रेडिट बनता है कि जब पाक अमेरिका ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार थे तो वो और तारिक फातमी साहब उन मुश्किल वक्तों में गए थे, और उसके बाद अब आसानियाँ यूँ हुई